हाँ जी, तो अब हम लोग आगे चलते हैं अपने लेक्चर संख्या 8 में। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, वो है तिर्यक रेखा के बारे में। और जब ये रेखा दो अन्य रेखाओं को काटती है तब जो कोण बनते हैं उसके बारे में हम कुछ जानकारी लेंगे, और साथ में हम कुछ एक संगत कोण अभिगृहित, ठीक है, जिसको सुनने में ये बहुत भारी शब्द लग रहा होगा, लेकिन जब हम समझा देंगे तब उतना मुश्किल नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी तक देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, अभी तक हमने पढ़ा कि पहले हमने पढ़ा कि भैया ये रैखिक युग्म अभिगृहित यानी लीनियर पेयर एक्जियम क्या होता है। फिर हमने पढ़ा था उसमें कि भैया प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं। तो प्रतिच्छेदी रेखाओं में क्या था कि जब एक रेखा दूसरी रेखा को काटती है तो ये दोनों रेखाएं कैसी हो गई, तो भैया प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है, बहुत अच्छा। अब सवाल उठता है कि मान लो कि दो ठो कहीं ये रेखा है, ठीक है, मान लो कि कोई भी ऐसा दो ठो रेखा है, इस इन दोनों रेखाओं को अगर कोई तीसरी रेखा काटती है तो ये जो तीसरी रेखा है इस केस में क्या क्या होता है। मतलब अभी तक हमने क्या सोचा विचारा कि जब एक दूसरे को प्रतिच्छेदी रेखाएं काटती हैं तब यहाँ पर चार कोण बनता है। जैसे मान लो ये एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन हो गया और ये चार हो गया। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने जान लिया कि शीर्षाभिमुख या सम्मुख यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स से जो ये दो है ये चार के बराबर होगा और वैसे ही एक है वो तीन के बराबर होगा, ठीक है। अब जो गणितज्ञ लोग थे उन लोगों के मन में सवाल आया कि अगर ऐसा हो कि यहाँ पर एक के बजाय दो रेखा हो, ठीक है, तब क्या क्या बनता है, तब जो कोण है उसके बारे में कुछ जानकारी लिया जाए, ठीक है। तो चलो, तो ये तिर्यक रेखा क्या होती है, तो हम देखो परिभाषा लिख कर रखे हुए हैं, वह रेखा जो दो या अधिक रेखाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है एक तिर्यक रेखा कहलाती है। तो देखो इसके लिए क्या कंडीशन लिखा हुआ है। पहला तो बात है कि भैया वह रेखा जो दो या दो से अधिक यानी कम से कम उसको दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करना चाहिए, वो भी कहाँ पर, भिन्न बिंदुओं पर। ये नहीं कि एक ही बिंदु पर बार बार, नहीं, भिन्न बिंदुओं पर। भिन्न बिंदुओं का मतलब यही है। तो देखो, तो चलो हम लोग क्या करते हैं भैया, मान लो कोई भी दो ठो रेखा ले लेते हैं। चलो ये मान लो एक हम रेखा ले लिए और वैसे ही एक और ऐसे हम ले लिए रेखा, ठीक है। तो ठीक है, अब इस पर कोई एक तीसरी रेखा जो है जो इन दोनों को काट रही है, ठीक है, ये भी अच्छा है, हमने बना दिया। चलो इसका कुछ नामकरण भी पहले कर दिया जाए। रेखा को ऐसे दर्शाते हैं जैसे अभी हम लिख रहे हैं। चलो इस रेखा को हम लोग अभी सिंपल नाम देते हैं, एकदम साधारण ए। चलो इसको दे देते हैं बी, इसको दे देते हैं सी, ठीक है। वो हम कैपिटल वाला जो होता है ना ABCD, उसको अभी नहीं दे रहे हैं, उतने उसमें हम लोग अभी नहीं जाएंगे। चलो, और हम बता चुके हैं कि ये जो हम अभी छोटा छोटा पाई पा रहे हैं इसका मतलब है कि भैया ये रेखा सिर्फ इतना ही लंबाई में हम लोग इसका लेंगे, मतलब इतना ही में कंसिडर करेंगे, इसके बाहर नहीं लेंगे। इसमें उतना कुछ जानने की आपको बात नहीं है, हमने कुछ बता दिया। तो अब देखो यहाँ पर देखो, जब प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तब चार कोण बनते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुल कितने कोण बन रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग को देखने में मिल रहा है कि यहाँ पर तो चार कोण बन रहा है और नीचे भी चार कोण बन रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर कितने कोण हुए, तो कुल मिलाकर कोण कितने हुए, तो वो हुए 8। अरे हुए कि नहीं जी, हाँ जी हुए। चलो उनको हम लोग दे देते हैं नाम दे देते हैं। तो सिंपल सा भी देते हैं 1 2 3 4। मान लो ये 1 हम दे दिए, ये 2 दे दिए, ये 3 दे दिए, ये 4 दे दिए, ठीक है। मान लो 4 ठो, और नीचे चलो नीचे भी ऐसे ही, इधर 5, इधर 6, इधर 7 और ये 8, ठीक है। तो मान लो कि ये
8 कोरों का हमने नाम दे दिया। ठीक है, अब देखो, अब कुछ इन कोरों के बारे में जानते हैं हम लोग। तो पहला है बाह्य कोर। ठीक है, बाह्य कोर क्या होता है, यहाँ पर बाह्य कोर क्या है और अंतः कोर क्या है। तो बाह्य का मतलब क्या होता है, बाह्य का मतलब हाथ वाला बाह्य नहीं भैया, बाह्य, बाह्य है। ठीक है, ये देखो इसको लिखते ऐसे हैं, बाह्य का मतलब जो बाहर वाला कोर है। ठीक है, और अंतः का मतलब जो अंदर वाला कोर है। तो तुमको, हमको लगता है बिना बताने के मेरे ही तुम समझ रहे होंगे कि भैया इसमें बाह्य कोर कौन कौन है। देखो 2 है, 3 है, क्यों, क्योंकि ये बाहर की ओर है, सिंपल। और नीचे वाले में क्या है, तो 5 है और 8 है, यानी बाह्य कोर कौन कौन हुए, तो 2 हुए, कोर 2, कोर 3, कोर 5 और कोर 8, सिंपल। बहुत मुश्किल है जी, एकदम सिंपल तो है। जी हाँ, और अंतः कोर कौन कौन हुए, 1 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया और 7 हो गया। कौन कौन, तो कोर 1, कोर 4, कोर 6, कोर 7। तो ये हो गए अंतः कोर और बाह्य कोर। बाह्य कोर कौन से, जो बाहर की ओर है। अंतः कोर जो इस रेखा, जो इस दोनों जो रेखाएं हैं ए और बी उसके अंदर की ओर है, सिंपल। घर के अंदर है तो बोल देंगे अंतः, दरवाजे के अंदर है तो दरवाजे के बाहर आ गया तो क्या, बाह्य कोर। तो इस ए को और बी को मान लो दरवाजा, इसके बाहर नहीं जाना है, सिंपल। अब चलो, ये तो हमने जान लिया कि कौन से अंदर होंगे कौन से बाहर होंगे। अब कुछ जानते हैं कोरों के युग्म के बारे में। अब क्या होता है युग्म, हम बता चुके हैं, जोड़ा यानी साथ साथ। अभी हमने जब अभी अभी पढ़ा था तो यहाँ पर देखो, जब ये दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं काट रही थी तब कौन सा बन रहा था, तब शीर्षाभिमुख कोरों का युग्म बन रहा था। हाँ जी, बना था ना, हाँ ठीक है। और वैसे एक और क्या बना था, रैखिक युग्म बना था। यहाँ पर नहीं, वो ऐसे बना था कि जब कोई एक रेखा है उस पर कोई किरण गिरती है या खड़ी है, तब जो ये कोर बनते हैं दोनों आसन्न कोर, इनका योग कितना होता है, 180 डिग्री। ये हुआ रैखिक युग्म। और क्या हमने पढ़ा था, हमने पढ़ा समपूरक कोरों का युग्म। ठीक है, पूरक कोरों का युग्म हमने पढ़ा, और भी 1-2 पढ़ा था। ठीक है, वैसे ही जब ये वाला केस होता है, यानी जब एक तिर्यक रेखा 2 रेखाओं को काटती है तब भी कुछ बनता है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो उसमें सबसे पहला है संगत कोर। संगत कोर का मतलब, संगत का मतलब क्या होता है, जो साथ साथ चलता है। ठीक है, संगत का मतलब क्या होता है, जो साथ साथ। तो देखो इसको, इसमें देखो ए को भी तुम एक दरवाजा मान लो और बी को भी एक दरवाजा मान लो। तो 2 अगर कोई कोर है तो 2 का संगत कोर क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से। देखो 2 क्या है, तो 2 भैया दरवाजे के बाहर है। ठीक है, यानी जो भी कोर होगा वो क्या दरवाजे के बाहर होगा, जी नहीं, दरवाजे के बाहर नहीं होगा। यहीं पर तो पूरा खेल है। तो चलो संगत कोर यहाँ पे कौन कौन हुआ, हम पहले उसको लिखते हैं। तो ये देखो, ये 2 हुआ, ये 2 कोर जहाँ पर अभी मेरा हाथ चल रहा था पेन, और ये यहाँ पर 6। तो देखो एकदम ये देखने में साथ साथ लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, जी हाँ साथ साथ ही लग रहे हैं। तो संगत कोर कौन कौन हुए, 2 हुआ और कोर 6, ये दोनों साथ साथ चलेगा, यानी इनका एक युग्म हो गया, यानी हमको संगत कोर का एक युग्म मिल गया है। वैसे ही क्या और भी युग्म मिल रहा है, तो देखो ये 3 और 7 भी एक युग्म बनाएंगे। आप पूछेंगे भैया कैसे बोल रहे हैं आप, तो इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि ऐसे ही है, कुछ कुछ चीज़ें जो होती हैं उनको ऐसे ही रख दिया गया है। ठीक है, क्या है कि हमने बताया था आपको कि हम लोगों के गणित में आपको कुछ सत्य बिना प्रमाण के, यानी बिना प्रूफ के मानना ही पड़ेगा। तो उसमें से समझ लो एक ये भी कुछ इसी प्रकार का है। और कुछ बनेगा, तो देखो 1 है और 5 है, ध्यान से देखते जाना, 1 और 5, यानी देखो ऊपर वाला हो गया, नीचे वाला हो गया, ऊपर वाले में जो बाएं वाला है वो बाएं वाला के साथ जाएगा। देखो 3 और 7 क्या है, बाएं बाएं है, तो बाएं में 2 और 6
दाएं में थे तो दाएं में गए, और साथ में ऊपर भी थे तो इसलिए ऊपर वाला तो ऊपर वाला जाएगा। और देखो 4 और 8 क्या हो गया, तो 4 और 8। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि 4 क्या है, ये दोनों नीचे नीचे है, 4 क्या है ये भी नीचे है, 8 क्या है ये भी नीचे है, और साथ में दोनों बाएं ओर है, इसलिए ये सब साथ साथ गए। अब कोई और भी कोण मिलेगा तो अब जवाब है, अब एक भी कोण हम लोगों को नहीं मिलेगा। ठीक है, जब अगर ये कहानी है तो हम लोगों को थोड़ा सा गिन लिया जाए कि भैया कुल कितने हम लोगों को संगत कोरों के युग्म मिले है। क्या मिला है, संगत कोर नहीं मिला है, संगत कोरों के युग्म मिले हैं, मतलब जोड़ा। तो देखो 1 2 3 4, तो कुल कितने मिले, तो भैया 4 मिले। ध्यान रखना इसको, यानी कि जब एक तिर्यक रेखा दो अन्य रेखाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो कुल 4 संगत कोरों के युग्म हम लोगों को मिलते हैं। अब चलो, अब ये तो हो गया पहला चीज। दूसरा एक है एकांतर अंतःकोर। अब एकांतर का मतलब क्या होता है, तो एकांतर का नाम से तुमको समझ में आ रहा होगा कि भैया एक के बाद यानी अंतराल के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर अंतराल के बाद क्या हुआ, तो देखो, और साथ में क्या है अंतः यानी अंदर की ओर। तो अंदर की ओर कौन कौन से कोर थे, तो भैया देखो 1 4 6 और 7, यानी जो भी बात होगी, जो भी वो किसके बारे में होगी, वो 1 के बारे में होगी, 4 के बारे में होगी, 6 के बारे में और 7 के बारे में। ये 2 3 5 8 का खेल हट गया, मतलब ये सब लाइन से हट गए, अब इनका कोई दखल अंदाजी मंजूर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, यानी कि जो भी युग्म बनेगा वो सिर्फ इन्हीं कोरों का बनेगा। तो अंदर की ओर कौन है, 1 है 4 है। तो एक अंतराल का मतलब क्या होता है भैया, कुछ डिफरेंस, दोनों में कुछ अंतर होना चाहिए, दोनों सिमिलर नहीं है। सिमिलर यानी दोनों में कुछ समरूपता, दोनों एक जैसे नहीं है। तो देखो ये 4 और 6, ठीक है, ध्यान से सुनो, 4 और 6 और उसी प्रकार 1 और 7, ये दोनों है एकांतर अंतःकोरों के युग्म। कौन कौन, तो 4 और कोर 6 और उसी प्रकार कोर 1 और कोर 7, ये दोनों क्या है, अंतःकोरों के युग्म। कौन से अंतःकोर, तो एकांतर अंतःकोर। अब जरा एक और बात सुनो, ये समझ गए आप कि कैसे हुआ, कैसे हुआ, ये सिर्फ यही समझना है, ये नहीं जानना है कि सिर्फ इसी को ऐसा क्यों बोलेंगे, 4 6 को नहीं, क्योंकि बोलना पड़ेगा भैया, और कुछ उपाय नहीं है। अब तुम पूछ सकते हो कि इस क को क क्यों बोलेंगे, ख को ख क्यों बोलेंगे, ग को ग क्यों बोलेंगे, दूसरा कुछ काहे नहीं बोलेंगे, क्योंकि यही बताया गया है। अब आपको कुछ चीज़ें तो माननी ही पड़ेगी, वरना आप आगे कैसे बढ़ेंगे, सिंपल सा बात। ठीक है, अब देखो आगे इसमें है क्या, तो इसमें एक चीज़ है कि देखो ये जो एकांतर अंतःकोर है ना, इसको बार 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 इसका जिक्र जब आता है तो आदमी को इतना शब्द लिखना पड़ता था कि एकांतर अंतःकोर, तो इसको साफ बोल दिया गया कि इसी को एकांतर कोर भी बोलेंगे, इसी को एकांतर कोर भी बोलेंगे। यानी तुमको अगर कहीं लिखा रहता है एकांतर कोर, तो तुम समझ लेना कि बात हो रही है एकांतर अंतःकोर की। ठीक है, अब चलो तीसरा पे है एकांतर बाह्य कोर। अब तुम समझ गए होंगे आराम से कि भैया जब अंतःकोर का ये हालत है तो बाहर वाला में क्या, जो बाह्य कोर है। अब उससे पहले एकांतर अंतःकोरों के हम लोग के कितने युग्म मिले हैं, तो देखो 2 युग्म, 4 6 और 1 7, यानी इसके 2 युग्म मिले। ठीक है, अब चलो तीसरा नंबर पे क्या है भैया, तो हमारा है एकांतर क्या, बाह्य कोर। ठीक है, अब इसमें देखो इसमें कौन कौन होगा, इसमें तुमको भी पता है कि देखो ये बाहर बाहर में क्या है, 2 3 5 8, तो ये 3 वाला जाएगा 5 के साथ, क्यों, क्योंकि थोड़ा सा अंतर होना चाहिए ना भैया। देखो ये 3 5 के साथ, 2 और 8 के साथ, 2 और 8 इधर है, 2 और 8, तो कौन सा हो गया, तो 2 और 8 कोर, और कोर 3 और कोर 5, समझ में आ रहा है, यहाँ से 3 5 2 8, यानी इसके भी कुल कितने युग्म मिल गए, तो 2 युग्म हम लोग को इसके भी मिले। अब तुम पूछोगे
कि भैया इसको कुछ नहीं बोलते हैं? जी नहीं, इसको कुछ नहीं बोलते, इसको सिंपल सा बोलेंगे एकांतर बाह्य कोर। इसको देखो अंग्रेजी में बता देते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको कौन सा, इसको बोलते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। भैया एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर, इंटीरियर का मतलब होता है अंदर। सुनते नहीं हो, टीवी में आता है ना वो प्रचार, इंटीरियर डिजाइनिंग, मतलब घर के अंदर का सामान का डिजाइन होगा, ठीक है, ठीक है। एक्सटीरियर का मतलब घर के बाहर, वही होता है। कभी तुम ध्यान से देखना कि जो पेंट रहता है ना उस पर लिखा रहता है कभी कभी कि एक्सटीरियर पेंटिंग के लिए है, यानी घर के बाहर बाहर इसको पेंट बांधने के लिए है, अंदर के लिए ये नहीं है। कोई कोई पेंट होता है वैसा भी, ठीक है। तो ये 3 हो गया। अब देखो चौथा पर आते हैं जो कि हमारा अंतिम है, इसका नाम है सह अंतःकोर, सह अंतःकोर। अब देखो अंतः का मतलब फिर से वही बात कि सिर्फ अंदर वाले की बात होगी, ठीक है भैया, सिर्फ अंदर वाले की बात होगी। अब सह आ गया, सह का मतलब क्या होता है? जो साथ साथ चलता है, जो जिसमें मित्रता हो भैया। तो देखो यहाँ पर तुमको क्या लगता है अंतःकोर कौन कौन है? 1 4 6 7। अब इसमें अंतः साथ साथ कौन से चल रहे हैं? तो 1 और 6 होगा। क्यों? क्योंकि भैया 1 और 7 तो पहले से ही आ चुका है एकांतर अंतःकोर में, तो ये तो हो नहीं सकता है। यानी कौन सा उपाय बचता है? और 1 और 4 भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1 और 4 कौन सा है? 1 और 4 पहले से ही हमको पता है रैखिक युग्म है, इसको मत भूल जाना है। ये नहीं कि भैया इन सब के खेल में उसको भुला गए, हम लोग सिर्फ अभी उसको हम कहें जो नया पढ़ रहे हैं, जो पिछले वाला है। और कुछ शीर्षाभिमुख कोर भी यहाँ पर बन रहे हैं। कौन कौन? 1 3 2 4 5 7 6 8, ध्यान से देखो। और रैखिक युग्म भी बन रहे हैं। कौन कौन? देखो 1 4 4 3 3 2 2 1, उसी प्रकार 6 7 7 8 8 5 5 6, इसको भूलना नहीं है। सह अंतःकोर जो है इसको बहुत सारा नाम है। इसका एक और नाम है कि भैया संबंधित कोर, इसका एक और नाम है जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, यानी क्रमागत अंतःकोर, ठीक है। तो वो तो उन बड़े बड़े शब्दों में नहीं जानेंगे हम लोग इसको सिंपल से जानते हैं कि है क्या। तो ये है भैया जो ये तिर्यक रेखा है ना, जो ये तिर्यक रेखा है, कौन सी? ये सी। इस तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोर कौन कौन? देखो ये 1 और 6 और 4 और 7, समझे भैया? फिर से सुनो, 1 6 4 7, 1 6 4 7, 1 6 4 7, ये कौन से है? ये है सह अंतःकोर। देखने से भी तुमको लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि एक साथ तो पहले से ही एकांतर अंतःकोर में आ चुका है। तो कौन कौन हुआ? देखो 1 6 और कोर 4 और कोर 7, ये कौन सा हुआ? ये हुए सह अंतःकोर। अब कहीं कहीं हो तुमको पूछ सकता है कि भैया तुम बताओ कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोरों के युग्म। तो जब वो जब पूछता है तब भी तुमको यही लिखना है। क्यों? क्योंकि सह अंतःकोर सेम बात होता है, ठीक है। तो इसके कितने युग्म बने? तो इसके भी 2 युग्म बने, है कि नहीं? ये देखो 1 और 2, इसके कितने बने थे? 2 बने। इसका कितना बना? 2। और इसका कितना बना? तो 4 बना। तो 4 ठोक बना, ये 2 4 2 कितना हो गया? 6 6 2 8 8 2 10, 10 ठो हम लोग अभी पढ़े नया, 10 ठो नया कोरों के युग्म। और इससे पिछले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? रैखिक युग्म और कौन सा? तो शीर्षाभिमुख कोरों के युग्म। अब चलो इतना समझ में आ गया, यानी ये सब कोर है, इसका हमको अब डिटेलिंग में पढ़ाई करना है। अब सवाल ये उठा, अब गणितज्ञ लोग ये सोचे कि ये जो दोनों रेखाएं हैं, ये दोनों रेखाएं चलो ठीक है, मतलब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, जो भी कर रही हैं। सोचा गया कि यदि ऐसा किया जाए कि जो दोनों रेखाएं हैं ए और बी, उनको समांतर बना दिया जाए और फिर एक तीसरी तिर्यक रेखा
उस पर डाली जाए तब क्या होता है, ठीक है, तब क्या होता है उन्होंने सोचा। तो उसका चलो उसके बारे में थोड़ा देखा जाए कि यदि कोई दो तो समांतर रेखा है, मान लो ये एक है, ये ऐसे, ये दूसरी, ये मान लो इसको हम बोलते हैं एल, ये एम, इस पर कोई तीसरी तिर्यक रेखा ऐसी गिरती है या इन दोनों को काटती है, तब सोचा गया, तब क्या हो रहा है, तब अब सोचने से नहीं होगा। तब जब ऐसा किया गया और जब इन कोरों को मापा गया तो बहुत अद्भुत खेल मिला, ठीक है। अद्भुत खेल का मतलब ये कि ये जो संगत कोर हम लोग को मिले थे, ठीक है, एकांतर अंतः कोर मिले थे, ठीक है, और एकांतर बाह्य कोर मिले थे, ये तीनों बराबर हो गए, समझे। चलो पहले इसका हम लोग कर देते हैं नेमिंग। कौन से भैया, मान लो कि ये हुआ 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है। मान लो ऐसे ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। अभी हम समझाने के लिए सिर्फ ऐसे लिए हैं 1 2 3 4 5 6। तुम ऐसे भी ले सकते थे, कैसे, तो देखो ऐसे नीचे हम देखो छोटा में बता दे रहे हैं। मान लो तुम इसका नाम दे दिया AB, इसका दे दिया CD, इसका दे दिया PQ। तो ये मान लो ये काट रहा है X पे और Y पे, X पे और Y पे दो स्थानों पे काट रहा है। तो इस कोर का नाम क्या हो जाएगा, कोर PHB। इसका क्या नाम हो जाएगा, PHA। इसका क्या नाम हो जाएगा, AHY, ठीक है। तो समझाने के लिए आसानी पर ऐसे हम ले रहे हैं, तुम ऐसा भी ले सकते हो, पर इसमें थोड़ा समझने में मुश्किल होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी देखो जब ऐसा किया गया तो देखा गया ना कि 1 5 बराबर है और 1 5 भैया क्या है, तो अंतः कोर नहीं, संगत कोरों के एक युग्म है, संगत कोरों का एक युग्म है। उसी प्रकार देखा गया कि 2 और 8 भी बराबर है, और क्या देखा गया कि 4 और 6 भी बराबर है, 3 और 7 भी बराबर है। और इसके लिए कुछ प्रमाण नहीं लाया गया, बस ये देखा गया कि ऐसा हो रहा है, समझे हमने क्या कहा है। इसका लिए कोई प्रमाण नहीं है तुमको, इस संगत कोरों के लिए कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन और क्या देखा गया, और देखा गया कि जो ये एकांतर कोर है, एकांतर अंतः कोर कौन कौन, देखो ये 4, यहाँ पर तो नहीं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर चूंकि नाम बदल चुका है, यहाँ पर चूंकि नाम बदल चुका है इसलिए यहाँ पे देखो 4 6। उसी प्रकार यहाँ पर जब यहाँ पर तब अंतः कोर भैया कौन कौन हुए, 2 3 5 6 हुए। तो यहाँ पर देखा गया कि 2 और 6 और 3 और 5 बराबर है। उसी प्रकार देखा गया कि जो एकांतर बाह्य कोर है कौन कौन, यहाँ पर कौन कौन है, तो ये 4 है, ये 4 और ये 8, ये 1 और ये 7, ये सब बराबर है कि नहीं। मजा वाला बात कि समांतर कर देने पे पूरा खेल बन जाता है, बराबर हो जाते हैं कोर। और जब एक बार जब कोर बराबर हो गया तो उनसे अब गणितज्ञ ये लोग खेलने लगे। कैसे खेले, चलो देखो हम लोग देखेंगे आगे कि अभी कैसे खेलते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो देखो आगे अभी हमने बात की कि एक बार मिल गया संगत कोर तो वो लोग खेलने लगे। अब उस खेलने की कड़ी में उन लोगों ने दे दिया एक अभिगृहित। अभिगृहित क्या होता है हम बता चुके हैं 50 बार कि वैसी कल्पना जिसको हम लोग सत्य मानते हैं गणित में, बिना किसी प्रमाण यानी बिना किसी उपपत्ति के, उसको सिद्ध नहीं करना पड़ता है। तो देखो ये उन्होंने एक अभिगृहित दिया और ये अभिगृहित इस पाठ का तीसरा अभिगृहित है। क्या बोला कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोरों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। ध्यान देना शब्दों को। पहला शब्द क्या है कि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं, एक समांतर रेखा को नहीं, क्योंकि एक समांतर रेखा हो ही नहीं सकती है। समांतर रेखा होने के लिए कम से कम 2 ठो रेखा होनी चाहिए, को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोरों का प्रत्येक युग्म यानी जितना भी युग्म है जितना भी युग्म है सारा युग्म बराबर होगा। तो यहाँ पर पहले ये हम लोग जानेंगे इस एग्जाम्पल में कि इसमें कौन कौन है संगत कोरों के युग्म, बताओ। देखो एक हुआ 2 और 8 है कि नहीं है, कोर 2 और 8 है। और कौन सा है, एक 2 और 8 है कि नहीं जी, है जी, ये हो गया। 3 और 5 है कि नहीं, 3 और 5 भी है। और कौन है, ये 4 और 6 है, तो 4 और 6 भी हो गया। और कौन है, तो 1 है और 7 है,
कोर 1 और कोर 7, यानी हमने बात की थी कि ये कुल 4 संगत कोरों के युग्म हमको मिलते हैं, हमको मिल गया। ठीक है, अब देखो आगे, जब ये बोला ये जा रहा है तुमसे कि यदि ये समांतर रेखाएं हैं, यदि ए और बी यदि समांतर हो गए, तो ये जो तीसरी गिर रही है तिर्यक रेखा, जब ये गिरेगी इस पर, तो जितना भी संगत कोण का युग्म है, कौन कौन है, तो यहाँ पर देखो 4 युग्म है ना, 2 8 3 5 4 6 1 7, ये सारा बराबर होगा। यानी हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कोण 2 बराबर कोण 8, यहाँ से क्या कोण 3 बराबर कोण 5, यहाँ से क्या कोण 4 बराबर कोण 6, और यहाँ से क्या कोण 1 बराबर कोण 7। ये बहुत देखो, ये बहुत मज़ा वाला चीज़ है, तुमको देखने में लग रहा होगा कि ये कौन सी बड़ी बात है, पर सोचो जब इसको पहली बार किसी ने पाया होगा तब उसका क्या हाल हुआ होगा, है कि नहीं, और कितना मेहनत से पाया होगा, क्योंकि इसके लिए कोई प्रमाण नहीं है, इसको तुमको कर करके देखना पड़ेगा और साथ में बोलना भी पड़ा कि भैया इसको सिद्ध नहीं कर सकते हम। लेकिन इसकी सहायता से क्या हुआ कि ये जो संगत कोण है ना, इन संगत कोणों की सहायता से जो एकांतर कोण है उनका हमने सिद्धि कर दी। तो उसका हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि समय भी बीत रहा है, 26 मिनट हो चुका है। तो पहला आपको समझ में आया अभी हमने क्या कहा है, यदि ए और बी कोई भी 2 समांतर रेखा है, तीसरी रेखा गिर रही है, तो जितना भी संगत कोण बनेगा सब बराबर होगा, संगत कोणों के युग्म बराबर होंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 8 बराबर हो गया, 3 5 बराबर हो गया, 4 6 हो गया, 1 और 7 हो गया। अब यहीं पे तुम कुछ दूसरा नाम भी ले सकते थे, जैसे हम बताए थे ए बी सी डी, तो उसमें भी सिर्फ कोर का ये नाम बदल जाता है, सब चीज़ तो से सेम रहता है। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग चलते हैं अब इसका एक और। अब देखो, चूंकि हम बोल चुके हैं कि गणित में क्या होता है, मैथ में, तो भैया मैथ में ये होता है ना कि एक के बाद एक लोग सवाल पूछते हैं कि ऐसा हो तो क्या हो, ऐसा हो तो क्या हो। वो फिल्मों है ना, उसमें जो गाना है उसी प्रकार। तो यदि उन्होंने पूछा, यदि ऐसा हो कि इसका उल्टा बन जाए, कि यदि कोई 2 ठो रेखा है, वो यदि एक रेखा है वो 2 ठो रेखा पर इस प्रकार गिरती है कि जो संगत कोण है, संगत कोण का यदि एक युग्म बराबर हो गया, तब क्या होता है। देखो सुनना क्या बोला जा रहा है, बोला ये जा रहा है ना कि कोई यदि एक रेखा है, ठीक है, मान लो ये एक रेखा है, ये रेखा 2 रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद कर रही है कि ये जो संगत कोण बन रहा है, मान लो ये 1 हो गया, ये 2 ऐसे, ये 3, ये ऐसे 4, ये ऐसे 5, ये 6, ये ऐसे 7 और ये 8, कि 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर है। तब क्या होता है, अभी हमने क्या पढ़ा कि जब समांतर रेखाएं हो तब ये संगत कोणों के प्रत्येक युग्म बराबर है। तो उसमें क्या बोला गया कि भैया 1 2 3 4 के बराबर की जरूरत नहीं है, यदि 1 भी बराबर हो जाए, यानी 1 और 2, यदि 1 और 2 भैया हो गया बराबर ना, तब क्या होता है ये देखा जाए। संगत कोणों के सभी युग्म को बराबर कहने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि सिर्फ अगर ये एक भी हो गया ना, तब बोला ये गया कि ये परस्पर समांतर होंगी, ये जो रेखाएं ए और बी होंगी या कोई भी, ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी, यानी आपस में समांतर होंगी। परस्पर का मतलब क्या, एक दूसरे के लिए, ये नहीं कि कोई तीसरी रेखा है उसके लिए, समझे। तो ये रहा हमारा अभिगृहित 6.4, 6.4 यानी इस पाठ का चौथा अभिगृहित। 2 तो हमने पढ़ा था रैखिक युग्म के बारे में, और 2 तो है नहीं, वो असल में एक ही है, दूसरा तो मात्र उसका विलोम है। और ये जो है ना ये जो चौथा अभिगृहित जो अभी हमने पूरा किया, इसको बोलते हैं संगत कोण अभिगृहित का विलोम। क्यों, क्योंकि जो बात संगत कोण अभिगृहित ने बोली, ये संगत कोण अभिगृहित क्या है, तो ऊपर जो हमने पढ़ा अभी उसको बोलते हैं संगत कोण अभिगृहित। इसको याद रखना, क्यों, क्योंकि सवाल में जब तुम लिख दोगे कि कोण 2 बराबर कोण 8, तब वहाँ पर लिखना होगा बराबर में ब्रैकेट में कि ये संगत कोण अभिगृहित से हम लिए हैं, ऐसे नहीं कि अपने मन से बराबर बता दिए। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इस प्रमेय का एक और यानी इस अभिगृहित का एक और नाम है, कौन सा जी, कि संगत कोण अभिगृहित का विलोम।
ठीक, तो चलो अब रखते हैं। अब तुमसे मिलते हैं अगले वीडियो में नए एकांतर और जो बाह्य एकांतर है, और साथ में एक और है सह अंतःकोर, उसके प्रमेयों के साथ। अभी हम कुछ बताए थे उसके बारे में, अब थोड़ा उसको डिटेल से जानेंगे हम लोग।